राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स लेक्चरर। सो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी सेमेस्टर 1, है ना। बीएससी सेमेस्टर 1 और बीएससी सेमेस्टर 1 में जो आपका पेपर होगा वो है मैकेनिक्स। कौन सा पेपर है? मैकेनिक्स। पेपर कौन सा है आपका? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में 4 यूनिट हैं अपनी। 4 यूनिट में जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है वो ऑलरेडी आपको दिलीप सर करा ही रहे हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 वो मैं कराऊंगा, ठीक है। जो आपका इस पेपर का जो यूनिट 3 आता है और यूनिट 4 आता है उसको अपन डीलिंग करेंगे। अब यूनिट 3 जो है, मैं थोड़ा सा इसका सार बता देता हूँ फिर स्टार्ट करेंगे अपन। यूनिट 3 2 चैप्टर्स में कंसिस्ट है। पहला तो आता है आपका केंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, केंद्रीय बल। और दूसरा आता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल आवृत्ति, ठीक है, सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हैं अपने पास में, जिसमें ये चैप्टर पूरा एक फोर्स पे बेस्ड है और ये चैप्टर आपके दोलन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये दोलनों के ऊपर है। और ये जो चैप्टर है ये सेंट्रल फोर्स, जो केंद्र की तरफ बल लगते हैं ना, मतलब कोई भी अगर आपका पार्टिकल है किसी एक फिक्स बिंदु की तरफ क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो उस फिक्स बिंदु पर क्या होगा, उस पार्टिकल पे या उस वस्तु पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स। इसी को अपन क्या करेंगे, आगे एलोबरेट करके स्टडी करेंगे। बिसाइड दैट जो आपका यूनिट 4 है, जो आपका यूनिट 4 होगा, इसमें भी 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है। और ये रिलेट करेंगे बेटा आपस में चैप्टर। सेंट्रल फोर्स रिलेट करेगा किससे? सिंपल हार्मोनिक मोशन से। जो आपका केंद्रीय बल होगा वो सरल आवर्ती गति से क्या करेगा, रिलेट करेगा, बिल्कुल रिलेट करेगा, ठीक है। और जो इसमें यूनिट है, यूनिट 4 में, अब इससे एक रिलेट होकर चैप्टर यहाँ आता है जिसको बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक या डैम्प्ड ऑसिलेटर, ऑसिलेशंस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इनको अवमंदन दोलित, अवमंदन दोलन, अवमंदन दोलन, ठीक है। तो अवमंदन दोलन एक चैप्टर आया था और एक आएगा आपके पास में कौन सा, कपल्ड ऑसिलेटर या कपल्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा आएगा, कपल्ड ऑसिलेशंस। इसको बोला जाता है युग्मित दोलन या फिर युग्मित दोलित्र, ठीक है, युग्मित दोलित्र या युग्मित दोलन, ठीक है। तो ये अपने पास में ये चैप्टर्स का क्या है, एक थोड़ा सा सार बताया है मैंने आपको कि यूनिट 3 और यूनिट 4 किससे कंसिस्ट है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1, यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1, ये यूनिट 3। और आपका इसका जो पहला चैप्टर होता है वो होगा कौन सा, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, ठीक। इसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टडी इसके स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये केंद्रीय बल होता क्या है, ठीक है। केंद्रीय बल जो होता है, जो मैंने यहाँ पे बता रखा है, केंद्रीय बल को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी कण या पिंड पर हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर, मैंने पहले ही बताया था आपको कि सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक निश्चित बिंदु की ओर अपने पास में क्या होते हैं, लगते हैं, ठीक है। जो बल होते हैं वो एक निश्चित बिंदु पर क्या होंगे, लगेंगे आपके की ओर या उससे दूर कार्य करता है, ठीक है। और उस जिसका परिणाम केवल निश्चित बिंदु से दूरी पर ही निर्भर करता है, ठीक है। और उसका जो परिणाम होगा अपने पास में, उस फोर्स का जो अपने पास में परिणाम होगा वो क्या करेगा, किसी एक निश्चित बिंदु पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक। कैसे?
देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एलोबरेट भी कर देता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। देखना, ध्यान देना कि जैसे ये मेरे पास में ये कोई एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु के चारों ओर कोई एक कण है या पार्टिकल है, ठीक है, इस पॉइंट के चारों ओर क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा तो एक बात बताओ क्या करेगा, उस पर ना अपकेंद्रीय और उपकेंद्रीय बल लगेंगे, ठीक है। एक तो अपकेंद्रीय बल लगेगा जो कि बाहर की साइड होगा, और एक कौन सा होगा, उपकेंद्रीय, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या करेंगे, वहां पे बैलेंस होंगे, तभी तो आपका पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता रहेगा, एक फिक्स पाथ में या एक फिक्स पथ के अंदर क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा, मोशन करेगा वो, ठीक है। तो यहां पर आपका पार्टिकल क्या करता रहेगा, गति करेगा, और वो इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट पर ही क्या रहेगा, मतलब इस पॉइंट पर ही इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, जो बल लगेगा, वो इसी पॉइंट पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। मैंने आपको यही बताया कि उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी कण या पिंड पर हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर, एक निश्चित बिंदु की ओर, या तो निश्चित बिंदु, ये जो बिंदु है इस निश्चित बिंदु की ओर लगेगा, या हो सकता है इससे क्या लगे, दूर लगे। तो ऐसे जो बल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अ सेंट्रल फोर्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल और अ बॉडी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या बात कर रहा है ये, फिक्स पॉइंट पे, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस पर क्या करेगा, अपने पास में डिपेंड करेगा। तो ऐसे टाइप के जो अपने पास में फोर्सेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, केंद्रीय फोर्स, मतलब केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। अब जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में ये जो अपने पास में अर्थ है, ये अर्थ बनी हुई है। अब इस अर्थ के चारों तरफ अपने पास में क्या कर रहा है, कोई भी एक, ये मतलब कोई तो क्या, चंद्रमा है ये अपना, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, चंद्रमा है। अभी चंद्रमा क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। तो जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एक फोर्स लगाती है किसके ऊपर, मून के ऊपर, ठीक है। मून की ग्रेविटी अर्थ को अपनी तरफ खींचती है और अर्थ की ग्रेविटी मून को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। और अब यहां पर जो अर्थ होगा वो एक फिक्स पॉइंट होगा उस मून के लिए, वो उस मून के लिए क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा। और इस फिक्स पॉइंट से अपने पास में जो ये बल लगेगा, फोर्स जो लगता रहेगा इधर, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है। तो ये जो दूरी आ रही है अपने पास में, ये जो दूरी होती है, इसी दूरी पे क्या करेगा, ये बल आपका निर्भर करेगा, या फिर ये फोर्सेस जो होंगे वो इस डिस्टेंस के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जितने भी फोर्स हैं ये पृथ्वी, अब क्योंकि ग्रेविटी किसकी ज़्यादा रहेगी, अर्थ की ज़्यादा रहेगी ना, ग्रेविटी किसकी ज़्यादा रहेगी, अर्थ की ज़्यादा रहेगी, तो ये मून को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। लेकिन मून भी तो खींच रहा है ना अर्थ को अपनी तरफ, कुछ ना कुछ तो उसका भी अपने पास में अपोजिट फोर्स आएगा, कुछ ना कुछ विपरीत बल उसका भी आएगा, तो वो इस तरफ खींचेगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या बना रहेगा, अपने पास में जो मून होगा वो एक फिक्स पॉइंट में क्या करता रहेगा, इस तरीके से घूमता रहेगा आपका, ठीक है, घूमता रहेगा ये चारों तरफ इस तरीके से। तो ऐसे टाइप, अब जो यहां पर जो मून के ऊपर जो अपने पास में फोर्स लग रहा होगा उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल, ठीक। तो मैंने आपको ये डायग्राम से भी समझाया, मैंने आपको इसको एक मिनट, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। और जरूरी नहीं है कि पृथ्वी का ही एग्जाम्पल हो, ठीक है, पृथ्वी का ही एग्जाम्पल हो ये जरूरी नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि पृथ्वी का एग्जाम्पल हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे किसी नाभि में अपने पास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। कि जैसे मान लो ये अपने पास में कोई नाभि है, क्या हो गया, ये अपने पास में एक नाभि है, ठीक है, नाभि मतलब न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन भी तो घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये भी कौन से बल के अंदर ही है, ये भी केंद्रीय बल ही है, ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर ही है। क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रहा है, एक गति कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ क्या करता है, गति करता है, ठीक है। तो इस तरीके के अपने पास में बलों को क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको एक परिभाषा बताई, लेकिन इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस भी होती हैं, जैसे ये
ये आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये मैंने सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। सेंट्रल फोर्स जो होता है, अब इसको देखो थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली बता देता हूँ आपको। ये तो अपन ने पढ़ लिया क्या कि भाई फोर्स होता कितना, मतलब फोर्स होता क्या है और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, उसका जो अपने पास में परिमाण है, परिमाण किस पे डिपेंड करता है, वो जो अपने पास में निश्चित बिंदु से दूरी है, ठीक है, फिक्स पॉइंट से क्या है जो डिस्टेंस है उस पर निर्भर करता है। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, समझना है इसको। ठीक है, गणितीय इसकी जो फॉर्म होती है वो कैसे लिखी जाती है, देखो अब वो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सेम चलता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। देखो जो फोर्स होगा ना अपने पास में, इसको लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है, देखो आपके पास में ये एफ आर डॉट आर कैप, ठीक है। जहां पर जो एफ आर होता है, यहां एफ आर दूरी का फलन है, दूरी का फलन है, ठीक है, ये दूरी का फलन है। दैट मीन्स, और इंग्लिश में बता दूं, जो एफ आर होता है इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और कौन सा डिस्टेंस, वो जो फिक्स पॉइंट से आ रहा था ना अपने पास में, ये इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है, इसी का अपने पास में क्या होता है, ये फलन होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर जो f जो है अपने पास में, मैंने एफ आर के बारे में बता दिया, ये सारा सब कुछ बता दिया। ये r क्या है, ये उस फोर्स की क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है, उसकी दिशा कहाँ होगी, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कौन बताएगा आपको, ये आर कैप जो है ये अपने को बताएगा कि भाई उस फोर्स की अपने पास में डायरेक्शन क्या होगी, वो फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, तो वो आपका कौन बताएगा, ये फैक्टर, ठीक है। जो आर कैप है ये फैक्टर आपको बताएगा कि भाई आपका जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। अब यहां पर जो एफ आर होता है, हियर जो एफ आर होता है, यहां बोलते हैं इसको एफ आर, बेटा वो होता है 1 में आर की पावर एन, ठीक है, 1 में आर की पावर एन और आर की पावर एन माइनस वन, वो सॉरी एन माइनस एन, ठीक है। तो ये अपने पास में फंक्शन होता है जहां एन जो होता है ये पूर्णांक होता है, इंटीजर, 1 2 3 4 5 और ये आगे तक चलता चला जाएगा आपके पास में, ठीक है, ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो अपने पास में जो n होता है 1 2 3 4 5 और ये आगे तक चलता चला जाएगा। हमें नहीं पता कि भाई कितनी पावर का हो सकता है, तो एफ आर जो होता है आपके पास में वो कितना होता है, 1 में आर की पावर n। तो अपने पास में जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसको k लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है अपने पास में 1 ही हो, ठीक है। तो फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में फोर्स होगा। ये मैथमेटिकल जो भी अपने पास में गणितीय फॉर्मूला जो बोलते हैं ना जिसको अपन, ठीक है, ये गणितीय सूत्र होता है किसका, केंद्रीय बल का। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है सेंट्रल फोर्सेस का, k में आर की पावर एन आर कैप, इसको इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। और इसकी दूसरी, अगर आपको इसकी सदिश फॉर्म लिखनी है ना तो वो भी लिख सकते हो आप। वो कैसे लिखोगे, देखो F = k आर वेक्टर ओवर आर की पावर n+1, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अपने पास में जो r होता है, ये जो आर कैप होता है ना, ये क्या कहलाएगा, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में जो f होगा, ये जो f आ रहा है ये सदिश फॉर्म में है, ठीक है, ये इसका सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में फोर्स को ऐसे दिया जाता है। तो ये फोर्स भी अपने पास में किसको बताएगा, सेंट्रल फोर्सेस को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फोर्स भी आपका क्या करेगा, सेंट्रल फोर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, गणितीय विश्लेषण है। आगे चलें, देखो
अच्छा, इसका जो अगला पॉइंट आता है वो अगला पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स होता है जो डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द ओरिजिन। एक बात बता देता हूं, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों तरफ एक ये आपका कण है या पार्टिकल है, ये घूम रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इसके और इसके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, वो इसके और इसकी दूरी पर, मतलब ये जो अपने पास में सेंटर है, जो पॉइंट है, जिस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ ये घूम रहा है, जो एक निश्चित बिंदु है उसके चारों तरफ जो घूर्णन कर रहा है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस फिक्स पॉइंट पे क्या करेगा, घूमेगा। दूसरी बात, ये लाइन क्या बता रहा है कि जो किसी भी वस्तु पर केंद्रीय बल वह बल है जो वस्तु और मूल बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश निश्चित होता है। मतलब ये जो फोर्स होगा आपके पास में इसी लाइन के अलोंग फिक्स होगा। मतलब अगर यहां पर F लग रहा है और अगर मान लो ये पार्टिकल घूम के यहां आ जाए, इस जगह पे आ गया, तो अभी भी इसी लाइन के अलोंग ये कितना लगेगा, F लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, ये जो फोर्स होगा जो इस लाइन के अलोंग लग रहा है वो इसी लाइन पर लगना चाहिए, इसी लाइन के अलोंग लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोले यहां पर पार्टिकल है और ना यूं लग रहा है, ये गलत हो जाएगा। इस पार्टिकल में फोर्स यहां से इधर की तरफ लग रहा है ना, हमेशा उस निश्चित बिंदु से जो लाइन ज्वाइन कर रही है अपने पास में, जो ये रेखा बन रही है, इसी रेखा पर लगना चाहिए वो फोर्स। और वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ये लाइन ये बता रही है आपको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने इस डायग्राम में भी आपको बताया कि ये जो देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये अपने पास में है, ओरिजिन है, और देखो इस ओरिजिन के ऊपर ये अपने पास में कोई भी एक m मास का, अपने पास में क्या m द्रव्यमान का कोई भी कण है या पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F। अब ये F जो होगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा, या तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, या फिर इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, या तो बाहर की तरफ फेंकेगा या फिर क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, लेकिन कहां पर, इसी लाइन के अलोंग, ये जो लाइन है इसी लाइन के अलोंग करेगा सारी चीजें। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्टेड अलोंग द किस में होते हैं, लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द ओरिजिन। ठीक, तो ये मेरे को कहने का मतलब था कि इस लाइन का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास में कोई ऐसा फोर्स दे रखा है उसमें लाइन जॉइनिंग नहीं बताई है और उसने बोला है कोई अदर फोर्स है, तो समझ लेना सेंट्रल फोर्स का नहीं है वो एग्जाम्पल फिर। ठीक है, क्योंकि कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। तीसरा पॉइंट, सेंट्रल फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय पी एफ। जैसे कि ये अपने पास में मैंने ये पॉइंट P पर है, जिसको मैं P पॉइंट मान लेता हूँ, इसी को मैंने डिस्क्राइब किया है, ये एक P पॉइंट है। तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, F से। मैथमेटिकली F कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैंने अभी भी बताया था आपको ये। ठीक है, यहां पर R कैप आएगा साथ में। एक मिनट मैं कर देता हूं इसको सही। ठीक है ना, ये यहां पर R कैप आएगा। तो अभी भी मैंने आपको बताया भी था कि गणितीय रूप से जो F को होता है, अपन F को क्या लिखते हैं, FR, और यहां पर जो FR होता है उसका मान कितना होता है, K/R की पावर n। ठीक है, FR जो होता है अपने पास में उसकी वैल्यू कितनी होती है, K/R की पावर n, जो भी है अपने पास में, तो ये FR कहलाता है। ये मैथमेटिकली इसका रूप होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। Where FR is the function of the distance of the R of the particle from the fixed point। ये मैंने अभी बताया था आपको कि जो FR जो होता है वो एक निश्चित बिंदु की कण की दूरी का एक फलन होता है। ठीक है, उस R का क्या होता है, फलन होता है। आगे R इज द यूनिट वेक्टर, देखो R इज द, ये R कैप है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को तो इससे डिनोट करते हैं अपन, तो रिमेंबर दैट ये है R कैप और ये भी है R कैप। तो R कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस वेक्टर ऑफ R ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। ठीक, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जैसे मान लो अपने पास में ये एक कोई भी अपने पास में पाथ हो सकता है, और इस पाथ का जो मूल बिंदु है अपने पास में, जो निश्चित बिंदु है, वो कौन सा है, क्या हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, ये अपन ने एक निश्चित बिंदु मान लिया इसका बीच में। ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु है।
इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ कोई भी एक पार्टिकल है आपका और वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो इसकी तरफ चारों तरफ क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है इस निश्चित बिंदु पे। तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि सेंट्रल फोर्स कहलाएगा, इस लाइन के अलोंग, मैंने अभी भी बताया, ठीक है, इस लाइन के अलोंग इसमें एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। देखो ये फोर्स हो सकता है या तो बाहर की तरफ लगे या अंदर की तरफ लगे, वो डिपेंड करता है कि भाई कौन सा फोर्स लग रहा है, आपका अपकेंद्रीय लग रहा है या उपकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। और जरूरी नहीं है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ही होते हैं, और भी एग्जाम्पल होते हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो ये जो फोर्स है ना आपके पास में F, ये लग रहा है। अब इसकी जो दिशा होगी ना, वो देखो, अगर इस सर्किल का रेडियस r है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर अपने पास में r है, तो इसकी डायरेक्शन भी r कैप में ही होगी। तो इस फोर्स की डायरेक्शन या तो इधर बाहर की तरफ होगी या फिर कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यहाँ पर अपने पास में जो फोर्स होगा या तो अंदर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो उसकी जो दिशा होगी या तो r कैप इधर या r कैप उधर। अगर आप उधर पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव r कैप, इधर की तरफ कितना आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव r कैप। तो वो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मैं आप ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़े, देखो अब मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि उपकेंद्रीय अपकेंद्रीय यही दो तरीके के बल हो, ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है। हमारे पास में जो नेचर है, उस नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो सेंट्रल फोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं, जिनमें पहला तो ये आता है गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, ठीक है, जिसमें अपन को इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, ठीक है, दो मासेस के बीच में अपने पास में जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण लगता है, वो भी एक तरीके का कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपने को पता है जो F होता है वो कितना आता है, G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, और जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो r की पावर n पे तो डिपेंड करते हैं। जितने भी अपने पास में केंद्रीय बल होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, r की पावर n पे तो डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, F बराबर k ओवर r स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट मान लिया k ओवर r स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, सेंट्रल फोर्सेस होगा ये भी। जैसे अब इधर की बात करूं, ठीक है, कूलम्ब फोर्स, स्थिर वैद्युत बल बोला जाता है इसको, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ये भी अपने पास में क्या होता है, सेंट्रल फोर्स ही है, ठीक है, ये भी अपने पास में क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। F जो होता है इधर कितना आता है अपने पास में, K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अभी सारी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको K डैश लिख देता हूँ मैं, K डैश ओवर r स्क्वायर। अभी भी तो r स्क्वायर पे आ रहा है, और जरूरी नहीं है हर बार r स्क्वायर पे ही है। ये जो r की घात आ रही है ना अपने पास में, 2 वर्ग के रूप में है, जरूरी नहीं है, r की पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, या 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ उदाहरण थे। ग्रेविटेशनल का बताया मैंने आपको, किसका बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, जैसे ये है, दो तरीके के अपने पास में लगते हैं ना, सेंट्रीपिटल, ठीक है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीपिटल तो कहाँ लगता है, अंदर की तरफ किसी एक ऑर्बिट में, जैसे मैंने इस डायग्राम में बता रहा हूँ आपको, ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एक इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये तो v हो गया इधर की तरफ से, ये तो v आ गया वेलोसिटी, ठीक है। इनके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो फोर्स होगा अपने पास में, ये देखो ये एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, मैंने एरो भी कर रखा है, ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, और इस पे एक फोर्स बाहर की तरफ भी जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रीपिटल होता है और एक कौन सा होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दो तरीके के अपने पास में क्या होते हैं, फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जब भी अपने पास में कोई भी एक पार्टिकल किसी एक सर्कल में या वृत्तीय उसमें घूम रहा होता है, तो इस तरीके के फोर्सेस अपने पास में लग रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, mv स्क्वायर ओवर r, पढ़ा होगा, ठीक है। मास हो गया उसका पार्टिकल का, उस जिस वेग से जा रहा है वो v आ गया, ठीक है। और ये जो दूरी, अब देखो यहाँ पर
यहां पर आपके पास में जो एफ आ रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना आ रहा है 1/r, यही तो आ रहा है। एफ किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r के। तो मैंने क्या कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिंगल पावर वो डबल पावर हो, है ना, सिंगल पावर भी आ सकता है, ट्रिपल पावर भी आ सकता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अपने पास में सेंट्रीफ्यूगल का, और मैंने किसके बारे में बता दिया आपको, सेंट्रीपिटल के बारे में बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में वही सारा सब कुछ लिखना है, वही सब कुछ लिखना है जो इसकी विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, द जनरल फॉर्म ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस इज गिवन बाय, मैं एक बार को उसको पूरा समराइज कर रहा हूं, आर कैप एफ आर, जहां पर जो एफ आर होता है वो क्या होगा k/r⁴n। ठीक है, केंद्रीय बल को सामान्य रूप से इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, एफ आर मैंने बता ही दिया, where fr is the function of the distance r of the particle from the fixed point and r is the unit vector along the radius vector r of the particle with respect to the point। ठीक है, जहां पर fr एक निश्चित बिंदु से कण की दूरी r का एक फलन है, ये भी बता दिया, और r उस बिंदु के संबंध में कण की त्रिज्या वेक्टर r के अनुदिश इकाई वेक्टर है, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। आगे, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, संरक्षी होते हैं, ये रूढ़िवादी नहीं आएगा। एक मिनट, यहां पर संरक्षी लिख लेना। ठीक है, कंजर्वेटिव होते हैं संरक्षी। ठीक है, मतलब इनका जो वर्क डन होता है, ठीक है, जो इनका सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इनका जो वर्क डन होता है, जो इनका कार्य होता है, ठीक है, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि भाई कौन से पाथ से जा रहे हो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा देता हूं कि जैसे एक आपके पास में ये एक पॉइंट है, ठीक है, अब अपने पास में इसके ऊपर आप वर्क डन निकाल रहे हो, तो वर्क डन इसके ऊपर, जैसे मान लो वर्क डन यहां से निकालोगे, एक ये पाथ भी हो सकता है, एक ये पाथ भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्क डन किसी भी पाथ से निकालो आप, हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फोर्सेस को जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के बल जो किसी कार्य पे अनुसरण किए गए पथ पे स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब अपने पास में वो पथ पर क्या करता है, निर्भर नहीं होता, स्वतंत्र होता है पथ से। जो आपका कार्य होता है वो क्या हो, स्वतंत्र हो, पथ पर निर्भर ना हो, पाथ डिपेंडेंट ना हो, उससे इंडिपेंडेंट रहे। ऐसे टाइप के जो फोर्सेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं उनको, कंजर्वेटिव फोर्स, या क्या बोला जाएगा, संरक्षी बल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको संरक्षी बल। और जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो तो आपने को पता ही है, असंरक्षी बल होते हैं। ठीक है, जैसे आगे का पॉइंट है, अंडर अ सेंट्रल फोर्स टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। टॉर्क की जो वैल्यू होती है अपने पास में वो ऑलवेज जीरो आती है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स के अंदर जो टॉर्क एक्ट कर रहा होता है पार्टिकल पे, वो कितना आता है, हमेशा जीरो आता है। बलागुण जो होता है अपने पास में वो हमेशा कितना आता है, शून्य आता है। ये इसका एक अभी फीचर है, आगे मैं इसको आपको क्या करा दूंगा, प्रूफ भी करा दूंगा। ठीक है, कि आपका जो टॉर्क होता है वो कितना आता है, जीरो आता है। ये मैं आपको आगे प्रूफ भी करा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए। आगे, अंडर अ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, केंद्रीय बल के तहत किसी कण का कोणीय संवेग कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, उसका कोणीय संवेग जो होता है वो चेंज नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कोणीय संवेग हमेशा कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी बनी रहेगी। जब भी आपका कोई कण किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, घूर्णन करेगा, रोटेट करेगा, तो उसका जो अपने पास में एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कोणीय संवेग होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट या नियत। आगे प्रूफ करेंगे इसको भी। अगर सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो हमारे पास में जो एफ आर जो होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए। ठीक, तो अगर ये कंडीशन आती है, जो आपके पास में एफ आर है, अगर ये लेस देन जीरो होता है, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो अपने पास में सेंट्रल फोर्स कैसा होगा, आकर्षक होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा। और अगर आपके पास में एफ आर ग्रेटर देन जीरो है तो फिर वो पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, और वो पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब धनात्मक बनेगी, और धनात्मक बनेगी तो उस तरीके के फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, रिपल्सिव। ठीक है, या प्रतिकारक। ठीक है,
आकर्षक हो गया या फिर प्रतिकारक बोला जाएगा, ठीक है, रिपल्सिव होता है। तो ये अपने पास में क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है। तो आज मैंने आपको सेंट्रल फोर्स का एक छोटा छोटा सा आपको आइडिया दिया कि सेंट्रल फोर्सेस होते क्या हैं, और सेंट्रल फोर्सेस की कुछ फीचर्स भी बताए मैंने कि भाई उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और वो कैसी कैसी कंडीशंस में क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, ठीक है। और किस किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, किस कंडीशन में अपन ये पता लगा पाएंगे कि भाई ये जो बल लग रहा है अभी किसी भी कण के ऊपर या किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो एक सेंट्रल फोर्स है या कैसा है, केंद्रीय बल है। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको ये बता दिया ना कि सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रूफ करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो एक समान तल में ही करते हैं रोटेट, ऐसा नहीं है इसमें रोटेट करता करता ऐसे हो जाए, इस तरीके से नहीं होगा, वो एक समान तल में ही क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपने को यही प्रूफ करना है अगला। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप इन फीचर्स को एक बार एक काम करना, उतार लेना, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके और प्रॉपर्टीज जो बची हुई हैं उनको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस में क्या कंडीशन लेके चलता है वो सब अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राधे राधे। राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स लेक्चरर। सो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने स्टडी किया था सेंट्रल फोर्सेस में, मतलब केंद्रीय बल के बारे में अपन ने स्टडी की थी, और उस केंद्रीय बल के मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ और जो फीचर्स थे उसके बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। कि भाई कौन कौन सी वो कंडीशंस होंगी जिनके ऊपर अपने पास में केंद्रीय बल कार्य करता है, कार्य और क्या फॉर्म होती है केंद्रीय बल की, ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ये मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसा कि मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जब भी हमारे पास में कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के अंदर है, केंद्रीय बल के अंदर क्या है, केंद्रीय बल से घिरा हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है उसमें केंद्रीय बल लग रहा है, कोई भी एक कण है, कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, उसमें क्या है, एक सेंट्रल फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, केंद्रीय बल लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उसका कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो कैसा होता है, कंजर्व क्वांटिटी होती है, ठीक है, संरक्षित रहता है वो हमेशा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, वो नियत रहता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि आपका जो बल आघूर्ण होता है, जो टॉर्क होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, 0 आती है, ठीक है, ये दो मैंने पॉइंट बताए थे, ठीक है। अब उसी को अपन को क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है। दूसरी चीज़ बिसाइड दैट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपके पास में जब भी कोई एक पार्टिकल, जैसे मान लो इस सर्कल के अंदर घूम रहा है, ठीक है, ये इसका वो है निश्चित बिंदु, और यहाँ पर ये पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ गुणन कर रहा है। तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये जो अपने पास में पार्टिकल होगा वो इसी निश्चित बिंदु के क्या करता रहेगा, गुणन करता रहेगा, तो इसी तल में होगा, ठीक है, इसी तल के अंदर बना रहेगा, वो तल उसका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले तो अपन इसी को प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के साथ ही मैं आपको एंगुलर मोमेंटम का भी थोड़ा सा आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे दूंगा, ठीक है, उसकी भौतिक जो भी पहचान है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपना जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है ना वो यही है कि भाई मोशन ऑफ ईच पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है, इसको सही कर लेना एक बार, ऑलवेज रिमेन्स, मोशन ऑफ ईच पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स सेम, अच्छा सही था वो, इन सेम सरफेस, ठीक है, इन सेम सरफेस। सरफेस का मतलब है आपके पास में ये प्लेन की बात कर रहा है, कोई भी तल, ठीक है, जैसे ये समतल में होती है, ठीक है। केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है या फिर एक ही तल में होती है, ये अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चले आगे इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलो अपन जानते हैं केंद्रीय बल की
केंद्रीय बल की परिभाषा से, केंद्रीय बल की परिभाषा से, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, मैं दोनों लैंग्वेज में यूज ले रहा हूं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस की अपने पास में डेफिनेशन ये थी कि जो आपका एफ आर होता है, ठीक है, वो कितना होता है अपने पास में, एफ आर प्लस माइनस आर कैप, ठीक है। प्लस माइनस आर कैप का मतलब है कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है आपकी डायरेक्शन, और आपकी डायरेक्शन कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, प्लस माइनस कितना होगा अपने पास में आर कैप, तो ये अपन जानते हैं। ये आपका समीकरण या इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में, कौन सी, पहली, ये पहली इक्वेशन आती है, ठीक है। अब मैंने एक तल लिया, मैं एक तल ले लेता हूं, ये इस तरीके से, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ये एक ही मैंने तल लिया इस तरीके से, समझना इस चीज़ को, ठीक है। और इसका एक निश्चित बिंदु है अपने पास में, इसका क्या है, एक निश्चित बिंदु है ये, ठीक है। और इस पॉइंट से अपने पास में एक यहाँ पर एक पार्टिकल है, कोई भी अपने पास में कोई कण है जो इधर क्या कर रहा है, इस तल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, ठीक है। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो या तो इधर की साइड होगा या किधर की साइड होगा, बाहर की साइड, ठीक है। मैं मान लेता हूँ बाहर की साइड कौन सी डायरेक्शन है, प्लस, और अंदर की साइड कौन सी डायरेक्शन है आपकी, माइनस, ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। और ये आपका सेंटर हो गया क्या, तो ये जो अपने पास में फोर्स लगेगा ये लगेगा एफ आर, क्योंकि ये जो अपने पास में डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास में आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। तो आर का जो तल है ना वो ये बना हुआ है, ये वाला एक तल बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इस तल को ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो तल है ना आपका, ये किस में, एक्स वाई एक्सिस में, माना कोई कण एक्स वाई तल में केंद्रीय बल के अंतर्गत है, केंद्रीय बल के अंतर्गत है, ठीक है। लेट द पार्टिकल is in xy plane, let the particle is in xy plane under central forces, ठीक है। किसी भी सेंट्रल फोर्सेस में अपने पास में मान लिया कि भाई कोई पार्टिकल है वो एक्स वाई तल के अंदर है, ठीक है। और ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में क्या आ गया वो डायग्राम मैंने आपको बनाई दिया, ये तल बना लिया अपने पास में, तो ये एक्स वाई तल के अंदर है, मतलब इसके जो लंबवत जो दिशा जा रही है वो लंबवत दिशा कौन सी है, जेड है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जो इसके लंबवत दिशा आएगी ना इधर से इधर, ये कौन सी है अपने पास में, जेड है, ठीक है। ये कौन सी दिशा है अपने पास में, जेड है, और बाकी जो तल है ये किस में है, एक्स वाई के अंदर है, ठीक है। तो आगे चलें, देखो दिशा या फिर दूरी r का, ठीक है, दूरी r वेक्टर का
एक मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट दूरी r वेक्टर का सदिश गुणनफल लेने पर, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद r, विद डिस्टेंस r, वेक्टर, ठीक है। अपने पास में r वेक्टर जो डिस्टेंस है उससे अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किसका, समीकरण 1 का। तो अगर मैं समीकरण 1 का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो देखो ये कितना हो जाएगा, r, इसमें और भी है क्या जगह अपने पास में स्लाइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो r क्रॉस एफ आर, मैंने क्या किया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, r क्रॉस एफ आर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो r क्रॉस, ये आ जाएगी वैल्यू अपने पास में एफ आर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस r कैप, यही होगा अपने पास में। फर्दर मैं आगे मूव करता हूँ इसमें, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r क्रॉस एफ आर। r कैप को क्या लिख सकते हो, माना कि अपने पास में जो ये बल है ना, इसमें मान लेते हैं एक बार के लिए, ये जो बल है ना बाहर की ओर लग रहा है, माना बल बाहर की ओर लग रहा है, लेट द फोर्स is away from the सेंटर, ठीक है, फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अपन ने अवे में देखो क्या डायरेक्शन ली है, जब बाहर की ओर लग रहा है तो अपने पास में कौन सी डायरेक्शन है, प्लस डायरेक्शन है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, r क्रॉस एफ आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, r क्रॉस, ये हो जाएगा f फंक्शन ऑफ r, और यहाँ पर अपने पास में r कैप आ जाएगा पॉजिटिव का, r कैप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो ये एफ आर तो बाहर आ जाएगा आपका, या फिर एक काम करो इसको चेंज कर लो यूनिट वेक्टर को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो r क्रॉस, ये तो एफ आर ही है, इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, r वेक्टर अपॉन में r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो आपका r यूनिट वेक्टर जो होता है, जो इकाई सदिश होती है वो यही होती है, ये इकाई सदिश की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, एफ आर को तो बाहर ले लिया, ठीक है, और ओवर r का मैग्नीट्यूड है, ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा अपने पास में, r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है, ये आ गया r क्रॉस एफ आर, यही वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। अतः सिंस अपन जानते हैं कि भैया r क्रॉस r कितना होगा अपने पास में, 0, कैसे, इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा r का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है। यहाँ जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, देखो r का r के साथ ही तो कर रहे हो, तो r का r के साथ में एंगल क्या है, 0 ही तो बनेगा, ये r और ये भी r ही है, ये भी r है, ये भी r ही है अपने पास में, तो दोनों का एंगल कितना बनेगा, 0 ही बनेगा अपने पास में। तो साइन 0 मतलब थीटा 0 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। तो अपने पास में जो r वेक्टर r होगा इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, 0। तो अगर ये 0 हो गया, तो अपने पास में देखो जो r क्रॉस एफ आर था इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0। और r, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m d2r ओवर dt स्क्वायर, क्योंकि जो आपका फोर्स होगा, फोर्स कितना होता है न्यूटन के नियम के हिसाब से, m d2r ओवर dt स्क्वायर, ठीक है।
जो एफ होता है अपने पास में, वो अपने पास में क्या होगा, d2r ओवर dt²। ये न्यूटन के नियम के हिसाब से है, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आनी चाहिए। तो ये कितना हो रहा है अपने पास में, 0 आ रहा है, और भी है चलो ठीक है। तो m अपने पास में जो निकला है यहाँ पर, ये कितना वैल्यू आई है अपने पास में, r क्रॉस जो FR आया है अपने पास में, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, 0। सॉरी, इसको अपन ने चेंज कर दिया ना। इसका मतलब ये है जो R है क्रॉस d2r ओवर dt², इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, 0। ये तो अपन जान गए कि भाई ये वैल्यू तो अपने पास में कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। आगे चलें, यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। यहां पर एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, R क्रॉस FR निकाला अपन ने, ठीक है। R के साथ में क्या किया, इस फोर्स का अपन ने क्या ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। मैंने क्रॉस ही क्यों लिया, इसका रीजन है, मैंने क्रॉस क्यों लिया, इसका एक रीजन है अपने पास में। देखो, इसका रीजन ये है अपने पास में कि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा, जो ये तल है, एक तो ये तल हो गया अपने पास में, ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई, और एक z एक्सिस आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है अपने पास में, जो सदिश फलन होता है, सदिश गुणनफल, वो हमेशा लंबवत सदिश की दिशा देता है। लंबवत जो अपने पास में सदिश बनेगा उसकी क्या बताएगा, वो दिशा के बारे में बताएगा। और इसी से एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी, वो मैं आपको अभी आगे कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो ये देखो, ये कितना होगा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। R क्रॉस FR लिया अपन ने, इसको चेंज कर दिया, इसको अपन ये लिख सकते हैं आराम से। R क्रॉस R कितना होगा अपने पास में, ये भी मैंने आपको बता दिया, उनके बीच में एंगल 0 है। तो हम लास्ट के रिजल्ट पे यहाँ पहुँचेंगे, R क्रॉस m d2r अपॉन dt², F कितना होता है, m d2r अपॉन dt², ये न्यूटन के नियम के हिसाब से आता है। अपने पास में ये वैल्यू आ गई। अब ठीक है, आगे चलें। आगे अपने पास में नाउ या फिर अतः R क्रॉस V लो एक बार, R क्रॉस V, ठीक है। और R क्रॉस V को तुम क्या लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो, R dr बाई dt, यही करोगे, R dr बाई dt। दोनों साइड अपन इसको ऐसे बना सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। समय के साथ अवकल या अवकलन करने पर, ठीक है, समय के साथ अवकलन करूंगा मैं इसका, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये R, इसका तो हो जाएगा dv बाई dt प्लस dr बाई dt क्रॉस में v, दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। ये दोनों तरफ कर दिया। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर ऐसे नहीं आए तो देखो मैंने ऐसे किया, इसको ये कर दिया अपन ने d बाई dt ऑफ R क्रॉस में v, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया d बाई dt ऑफ R क्रॉस dr बाई dt, ठीक है। तो ये देखो अपने पास में कितना बन जाएगा, ये इसको करोगे तो ये u इंटू वी लगा दो इसमें सीधा सीधा, ये आ जाएगा dr बाई dt क्रॉस में v प्लस यहाँ पर अपने पास में ये कितना हो जाएगा, R क्रॉस dv बाई dt, यही वैल्यू होगी अपने पास में, R क्रॉस dv बाई dt। इधर देखो, इधर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, dr बाई dt क्रॉस dr बाई dt प्लस R क्रॉस d2r ओवर dt², d2r ओवर dt²। देखो ये कितना बनेगा, अतः मतलब सिंस अपन जानते हैं कि भाई dr क्रॉस dt, dr बाई dt क्रॉस dr बाई dt, इसकी वैल्यू तो 0 होगी ना, अभी तो प्रूफ करवाया था यार। अगर सेम वेक्टर होते हैं ना अपने पास में, ध्यान रखना, अगर अपने पास में ये सेम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है खुद के साथ ही कितना आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो ये तो खुद के साथ ही आ रहा है ना, इसका भी तो 0 आएगा। और जो अपने पास में ये है R,
ये तो मैं प्रूफ करवा चुका हूँ कि d2r ओवर dt स्क्वायर क्या होगा अपने पास में, ये भी जीरो है, ये तो जीरो है ही, मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी प्रूफ। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास में dr बाई dt क्रॉस में v, dr बाई dt क्रॉस में v प्लस r dv बाई dt, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास में, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0 आएगी ना, ये 0 आएगा। इसको और आगे सॉल्व करें तो इसका मतलब d बाई डी टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोबारा, r क्रॉस में v, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 0। इसका मतलब r क्रॉस में v, ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे h मान लिया मैंने, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे ना दोनों तरफ, ऐसे लिख देता हूँ मैं, समाकल करने पर ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग तो r क्रॉस v क्या होगा, कुछ ना कुछ अपने पास में नियत आएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म आएगा ये। ठीक है, और जो r क्रॉस v होगा अपने पास में, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी अपने पास में, h वेक्टर, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है, तो ऑब्वियस ही बात है जो कांस्टेंट आपके पास में टर्म आएगी वो भी कैसी क्वांटिटी आएगी, h वेक्टर आएगी। अब उस डायग्राम को मैं एक बार वापस से यहाँ पे बनाता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, देखो ये अपने पास में ये वो तल था, ये आपके पास में वो बिंदु आ गया। ठीक है, और इस बिंदु पर यहाँ पर आपका वो कर्ण था, ये कर्ण के ऊपर अपने पास में फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैंने बाहर की साइड ही माना है इस फोर्स को, तो F को। ठीक है, ये दूरी है आपकी r और ये आ गया आपका क्या, ओरिजिन। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, ये कर्ण भी क्या करेगा, किसी वेग से तो घूम रहा होगा। ठीक है, तो ये वेग जो होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेग होगा अपने पास में वो इस तरीके से दिया जाएगा, L क्रॉस में V। ठीक है, तो अपने पास में सॉरी L नहीं, R और ये V, आपका V ऐसे 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 हर पॉइंट पे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये V V V V V V इस तरीके से आपके पास में क्या होगा, चेंज होगा। तो मैंने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना मान लिया, V। तो बेटा ये जो V है और ये जो R है, इनके लंबवत एक और क्वांटिटी आ रही है, और वो कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब जो ये तल बना हुआ है, इस तल के अनुदिश जो आपके पास में क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि ये जो तल है इसके अनुदिश अपने पास में z एक्सिस ही तो जाएगी, और z एक्सिस आपकी कैसी बन गई, कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई ना z एक्सिस। इसका मतलब अगर z एक्सिस कांस्टेंट आ रही है तो ये तल थोड़ी ना चेंज हो रहा है अब आपका, ये तल तो वही बना रहेगा, z में थोड़ी भागेगा। तल का चेंज होने का मतलब है कि पूरी एक्सिस ही चेंज हो जाना। ठीक है, जो आपका अक्ष है z एक्सिस है वो पूरा का पूरा ही क्या कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, वो होता है। लेकिन यहाँ पर तो आपका z एक्सिस तो कांस्टेंट आ गया, कुछ कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो मतलब कांस्टेंट आ रही है, आपका जो तल है वो सेम उसमें बना रहेगा। ठीक है, कैसा बना रहेगा, ये सेम का सेम बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या बताना चाह रहा था कि भाई अगर कोई मोशन कर रहा है आपका पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो जिस सरफेस के अंदर मूव करेगा उसी तल में ही रहेगा। वो कहीं ऐसे नहीं है उछट के z एक्सिस में आ जाए और या उछट के वापस से किसी और एक्सिस में भाग जाएगा, नहीं। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जब भी आपका कण किसी एक तल में होगा तो वो समान तल में ही क्या करता रहेगा, गुणन करता रहेगा, या उसी तल में क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा, उसी तल में उसके मोशन होते रहेंगे, सेम प्लेन में ही मोशन होंगे, उसके अलावा कोई और दूसरा प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो अपने पास में मैथमेटिकली देखो ये ड्राइव होता है, ये मैथमेटिकली अपने पास में क्या हो गया, ड्राइव हो गया। तो ये चीज़ थी। अब इसके अलावा मैं एक आपको और फिजिकल इंटरप्रिटेशन इस चीज़ का बारे में बताता हूँ। एक और फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको ये बताता हूँ कि अपने पास में ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है इसका वैसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है, देखो सीधी बात है भाई, यहाँ पर ये है सीधा सीधा मतलब कि जब भी हमारे पास में जो R होगा और उसके अगर एक
तल के अंदर v वेलोसिटी से अगर वो कण मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ना एक कोणीय संवेग आएगा, ठीक है, कोणीय संवेग आएगा कुछ ना कुछ। ये तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कोणीय संवेग आएगा एल कितना होता है, आर क्रॉस में पी, ठीक है, आर क्रॉस में पी होता है। ये हो गया अपने पास में आर क्रॉस एम वी, ठीक है, और ये एल बाई एम, ये कितना हो जाएगा आर क्रॉस में वी। बेटा ये कांस्टेंट क्वांटिटी तो आ रही थी अभी अपनी, ये आर क्रॉस में वी कैसी क्वांटिटी आती है, कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका सेंट्रल फोर्स जो होता है, केंद्रीय बल के अंतर्गत अगर कोई कण गति कर रहा है, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है सेंट्रल फोर्स में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग जो होता है, वो हमेशा कैसा बना रहता है, नियत बना रहता है। ये देखो ये आ गया, ये नियत बना रहेगा हमेशा। कैसे रहेगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑलवेज आपकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में ये चीज क्या होती है, प्रूफ होती है। और मैं इसको थोड़ा सा बेसिक अलग से आपको, अलग से अगर जो टॉपिक होगा उधर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक समझाया था कि भाई अभी जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, कोणीय संवेग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां और मैं विस्तार से इसके बारे में क्या करूंगा, व्याख्या करूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन लूंगा। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर अपने पास में एक क्वांटिटी आ रही है कि r क्रॉस v किसके बराबर आ रहा है, h। तो ये जो h है, h इज अ वेक्टर कांस्टेंट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है टाइम के साथ में। एंड द डायरेक्शन ऑफ h इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोजीशन r एंड वेलोसिटी dr by dt ऑफ द पार्टिकल। यही तो मैं बोल रहा था, ये dr by dt होता है, ठीक है। ये जो v होगा ये कितना आएगा, dr by dt होगा, टाइम के साथ में कितना चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा इसके क्या है, प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है। इस प्लेन के कैसा है, लंबवत बना हुआ है, मतलब r और v के बीच में जो प्लेन बन रहा है उसके हमेशा कैसा रहेगा, लंबवत रहेगा। और कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जहां h एक सदिश नियतांक है जो समय पर निर्भर नहीं करता है, तथा h की दिशा स्थिति सदिश तथा कण के वेग dr by dt के तल के लंबवत है। यही मैं बताना चाह रहा हूं। तीसरा, द प्लेन एंड द डायरेक्शन फॉर्म्ड बाय द r and dr by dt should remain unchanged, that is the motion of the particle is always remain in plane not in 3-dimensional area, ठीक है। देखो सीधी सीधी बात में ये कहना चाह रहा है कि भाई r तथा dr by dt से बनने वाला जो तल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। उसमें कोई भी मतलब अर्थात जो कण होगा वो सदैव एक ही समतल में होगा, त्रिविम में नहीं। त्रिविम मतलब वो 3 डायमेंशन मूव नहीं करेगा, वो एक ही तल में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। क्योंकि हमारे पास में अगर तल चेंज होता तो फिर अपने पास में r क्रॉस v कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आती। r क्रॉस v अपन ने कांस्टेंट निकाला है, इसका मतलब जो आपका z एक्सिस जो बन रहा है, ये जो तल है इसमें z एक्सिस है, ये कांस्टेंट बना हुआ है, इसमें टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपका पार्टिकल इसी तल में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। वो इससे झपट के यहाँ नहीं आ सकता, मतलब z एक्सिस में नहीं जा सकता। z एक्सिस में चला जाएगा तो 3D बन जाएगा, ठीक है। एक तल z एक्सिस में भी चला जाएगा, ठीक है, फिर वो 3D चल जाएगा। 3D के अंदर अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, लार्मर प्रिसीजन पढ़ते हैं अपन, एक लट्टू घूमता है वो 3D का है, वो 3D में है क्योंकि वो एक तल में भी घूम रहा होगा और एक एक्सिस पे भी बना हुआ होगा, ठीक है। यहां पर अपने पास में कहने का मतलब है सीधा सीधा कि वो एक ही तल में मूव करेगा, इसमें वो झपट के ऐसे नहीं है कि जेड में आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो एक ही तल में मूव करता रहेगा, समतल बना रहेगा, ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर मूव करता रहेगा, 3D के अंदर नहीं जाएगा। इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द XY प्लेन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, ये आ जाएगा XY प्लेन, देन इट कैन बी नेवर मूव अलॉन्ग द Z एक्सिस, ये कभी भी Z एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं करेगा। यही तो बता रहा हूँ मैं इतनी देर से, और क्या कर रहा हूँ, यही अपन ने प्रूफ किया है, ठीक है। आगे चलूँ, अब जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी भी आपको बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्ट ऑन अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये बॉडी रिमेन कांस्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में टॉर्क लगता है ना किसी भी उस पर, जब अगर मान लो कोई भी बॉडी आपकी रोटेट कर रही है और उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है,
ठीक है, टॉर्क को अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी हमारे पास में कोई कण या पार्टिकल घूर्णन करेगा किसी एक फिक्स पॉइंट पे, तो उसका टॉर्क हमेशा कैसा बना रहेगा, 0 बना रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका टॉर्क होना चाहिए वो कैसा बना रहना चाहिए, 0 बनाना चाहिए। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, टॉर्क की वैल्यू आएगी अपने पास में L क्रॉस P, यही होती है क्या, सॉरी एक मिनट, टॉर्क को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार ये एग्जांपल भी बता देता हूँ, फिर अपन टॉर्क पे चलेंगे। देखो ये एग्जांपल क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये एग्जांपल मतलब ये टॉर्क अपने को क्या एग्जांपल दे रहा है, देखो इधर ध्यान देना। ये एंगुलर मोमेंटम L, अभी बताया था ना मैंने आपको, ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है L, ये R और ये वेलोसिटी mv। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो तल है आपका, ये जो तल है ये वाला, ये जो तल बना हुआ है ना ये वाला, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इसके जो लंबवत जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी, आपकी नियत रहेगी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष हमेशा कैसी बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी, ठीक है। तो ये है अपने पास में क्या, एंगुलर मोमेंटम का, ये बता दिया मैंने, ठीक है। ये R, ये mv और ये अपने पास में क्या रहेगा, L, ठीक है। और ये सेंट्रल फोर्स का एक आपको एक उदाहरण दे दिया कि भाई एक पॉइंट है, ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर है, आगे मैं और इसको डिस्क्राइब करूंगा अभी इस डायग्राम को कि भाई इस डायग्राम के अंदर था क्या। और मैं आपको अगर एग्जांपल दूं एंगुलर मोमेंटम का, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का ये भी दे सकते हो कि जो स्पेस है अपने पास में, यूनिवर्स जो है, उस यूनिवर्स में अपने सोलार सिस्टम के अंदर, ठीक है, सोलार सिस्टम में जितने भी ग्रह और उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इनका सबका जो अपने पास में कोणीय संवेग होता है, देखो एक तो एक ही तल में लगाएंगे, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह इस तल में लगाता लगाता यूं लगाने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक ही तल में लगाते रहते हैं, एक ही ऑर्बिट में क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, उनका तल कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, इनका जो कोणीय संवेग होगा वो हमेशा क्या होगा, मतलब नियत रहेगा, समय के साथ में वो कभी भी बदलाव नहीं लेगा। तो आपका जो कोणीय संवेग होगा वो भी कैसा रहेगा, नियत रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वो टॉर्क के बारे में। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क जो होता है वो कितना होता है अपने पास में, टॉर्क होता है आपका R क्रॉस F, ठीक है, R क्रॉस F। और देखो यहीं से भी पता लग रहा है, मैंने अभी अभी R क्रॉस F को 0 प्रूफ किया था, ठीक है। केंद्रीय बल के लिए टॉर्क हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि R क्रॉस F को अभी अभी 0 किया है अपन ने, मैंने अभी आपको मैथमेटिकल उसमें पढ़ाया था, देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ गया, ये रहा R क्रॉस F। तो केंद्रीय बल के लिए R क्रॉस F हमेशा कितना आता है अपने पास में, कांस्टेंट आता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो अपने पास में टॉर्क क्या हो जाएगा अपने पास में 0, सिंस टॉर्क क्या होता है, dl/dt, कोणीय संवेग में समय के सापेक्ष क्या हो रहेगा, चेंज, L यहाँ से देखो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, L कितना आ रहा है अपने पास में, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो अपना कोणीय संवेग जो होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा नियत बना रहेगा समय के साथ में। वही तो वो H वेक्टर आ रहा था, वही यहाँ पर ये L आ रहा है। मैंने आपको ये भी प्रूफ करा दिया कि भाई टॉर्क से कैसे अपन L को भी कांस्टेंट प्रूफ करा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, संरक्षण बना रहेगा, कंजर्वेशन रहेगा एंगुलर मोमेंटम का। अब इसके ऊपर अपन 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर फर्दर अपने आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आपको मैंने ये सारा सब कुछ करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो और इसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। राधे राधे।